हेलो एवरीवन। तो इस ड्रामे में हमारी फीमेल लीड का नाम है ली शुई, जो कि ली फैमिली की एल्डर डॉटर है। आज वो बहुत खुश दिखाई दे रही थी क्योंकि आज उसकी सगाई हो रही थी और उसका फियांसी कोई और नहीं बल्कि उसका 8 साल का प्यार था और उसका नाम था याओनी। वो बहुत खुश थी लेकिन उसकी खुशियों को नजर लग जाती है जब उसे पता चलता है कि उसकी अपनी ही लिटिल सिस्टर, उसका नाम ली याया है, याओनी उसके साथ मिलकर ली शुई से चीट कर रहा है। वो जैसे ही ये देखती है तो हार्ट ब्रोकन हो जाती है और उसके बाद वो याया से बात करने के लिए बैठ जाती है। वो उससे कहती है कि मुझे इतना भी पता है कि सिर्फ तुमने मुझे धोखा ही नहीं दिया बल्कि मेरी पूरी फैमिली को धोखा दे रही हो, क्योंकि तुम मेरी सिस्टर याया हो ही नहीं बल्कि तुम तो उसके किडनैपर की बेटी हो। ये सुनते ही याया उससे कहती है कि तुमने मुझे ये करने को फोर्स किया है। और इसके साथ ही अपनी गाड़ी का कुछ ऐसे एंगल से एक्सीडेंट कराती है कि जिसमें वो खुद तो बच गई थी लेकिन ली शुई बहुत बुरी तरह से घायल हो गई थी। उसी टाइम पर याओनिंग आता है लेकिन उसे ली शुई की कोई परवाह नहीं थी। वो याया को उठाता है और वहां से सेव करता हुआ लेकर चला जाता है। याया ये देखकर बहुत खुश हो रही थी और उसने जाते जाते उस गाड़ी को आग लगाने का भी पूरा अरेंजमेंट कर लिया था, लेकिन इतने में वहां पर कोई और पहुंच जाता है। इसका नाम यान जाओ है और वो आता है और हमारी फीमेल लीड ली शुई को रेस्क्यू करता है और अपने साथ ले जाता है। लेकिन इसी बीच पीछे से ब्लास्ट हुआ था जिसकी वजह से उसको एक बहुत गहरी चोट लग गई थी। अब उसकी लेग्स काम नहीं कर रही थी लेकिन फिर भी उसने ली शुई को एंड टाइम पर हॉस्पिटल पहुंचाया था और उसकी जान बचा ली थी। उसने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया था। अब ली शुई 2 साल तक कोमा की हालत में रहती है। यहाँ पर उसके कोई भी फैमिली मेंबर उसे देखने के लिए नहीं आते थे, लेकिन एक यान जाओ था जो रेगुलरली वहां पर आता था उसकी टेक केयर करने के लिए, घंटों बैठकर उससे बातें भी करता था। उसको पूरी आशा थी कि एक दिन उठ जाएगी और मेरी बातें सुनेगी, मेरे ट्रू लव को पहचान जाएगी। एक्चुअली यान जाओ काफी सालों से उससे अनरिक्वेटेड लव करता था लेकिन उसके बदले में ली शुई से उसके प्यार का अंदाजा ही नहीं था। उसने अपने मन में सिर्फ और सिर्फ याओनिंग को बसाया हुआ था जो कि इन दी एंड उसके साथ चीट करके चला गया था। और फिर फाइनली वो दिन आ ही जाता है कि जब ली शुई को होश आता है। सबसे पहले उससे मिलने के लिए इत्तफाकन ही वहां पर याया और याओनिंग पहुंचे हुए थे। यहाँ पर वो ये देखते ही काफी खुश हो जाते हैं कि ली शुई को अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं है। उससे पूछने लगती है कि तुम दोनों कौन हो, क्या मेरे फैमिली मेंबर हो या फिर फ्रेंड्स। ये सुनते ही याओनिंग को तो बहुत खुशी होती है और याया को भी तसल्ली हो जाती है। याओनिंग तो उससे जान छुड़ाने के लिए बोलने लगता है, हाँ मैं तो तुम्हारी लिटिल सिस्टर का बॉयफ्रेंड हूँ और बहुत ही जल्द हम लोग शादी भी करने वाले हैं। इसके अलावा मैं तुम्हें नहीं जानता। ली शुई ने अपना फोन चेक किया था और उसके थ्रू से इतना अंदाजा हो गया था कि उसकी कुछ मेमोरीज पड़ी हुई थी। ली शुई को कुछ कुछ बातें याद थी और अपने फोन में उसने कुछ रिकॉर्ड रखा हुआ था जिसमें एक पूरी लिस्ट थी उसके फियांसी की पसंद और नापसंद की। वो पूछने लगती है कि कौन है मेरा फियांसी जिससे मैं इतना प्यार करती थी। उसी टाइम पर वो लोग न्यूज देख रहे होते हैं जहां पर यान जाओ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था और उसे देखते ही याओनिंग बोलता है कि ये है ना, यही तुम्हारा फियांसी है, इसका नंबर मैं तुम्हें दे देता हूँ, इससे बात कर लेना। लेकिन पता नहीं ये तुम्हें एक्सेप्ट कर भी पाएगा कि नहीं। एक्चुअली यान जाओ याओनिंग का अंकल लगता है और वो काफी रूड रहा। उसने अब तक अपनी लाइफ में किसी लड़की को आने की इजाजत दी ही नहीं थी, इसलिए जानबूझकर याओनिंग ने शरारत की थी ताकि ली शुई उसके पास जाएगी वो इसे भी धक्के देकर बाहर निकाल देगा, क्योंकि वो कभी भी गर्ल्स को अपने करीब नहीं आने देता। लेकिन ली शुई जैसे ही उसे कॉल करती है और उसे बताती है कि मैं होश में आ गई हूँ, ये सुनते ही वो बहुत खुश हो जाता है और इसके साथ ही उसकी खुशी तो दोबाला ही हो गई थी जैसे वो उसे प्यार से अपना फियांसी बोल रही थी। उसे लग रहा था कि जैसे उसकी सारी दुआएं पूरी हो गई हैं, उसके सपनों की बात थी जो पूरी हो चुकी थी। यान जाओ को पता चल जाता है कि ये सारी याओनिंग की शरारत है, लेकिन फिर भी वो बेचारी ली शुई को इतने सालों बाद जागने के बाद एक शौक नहीं देना चाहता था। तो सोचता है कि क्यों ना उसका फियांसी होना प्रिटेंड कर दिया जाए और इस तरह से मैं उसे प्रोटेक्ट भी कर सकूंगा जब तक उसका एमनीजिया खत्म नहीं हो जाता। अब थोड़ी देर बाद ली शुई को अपने घर से कॉल आती है और उसकी मम्मी उससे बहुत रूडली बात कर रही थी कि फाइनली हमारे ऊपर मेडिकल एक्सपेंसेस डालने के बाद तुम जाग ही गई हो, लेकिन अगर उठ ही गई हो तो फिर अपनी बहन की खुशियों को नजर ना लगाना। याया और याओनिंग ही शादी करेंगे और वो डेट कर रहे हैं, इस पर तुम्हें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। उस टाइम तक उसकी मॉम को पता नहीं चला था कि इसे एमनीजिया हो गया है। उसे तो लगा था कि आकर खूब शोर मचाएगी, लेकिन इन सब बातों से अब तो ली शुई को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप बहुत अरसे से मेरे लिए मन में ग्रूजेस रखती हैं और अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो मैं आपके घर पर भी नहीं आऊंगी और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि याया किससे डेट कर रही है।
मामा हमेशा से ही ली शुई से बहुत ज़्यादा नफरत से बात करती थी, क्योंकि एक दफ़ा कुछ ऐसा हुआ था बचपन में कि याया और ली शुई दोनों इकट्ठे ही गुम हो गए थे। कुछ अरसे बाद ली शुई तो वापस आ गई थी, लेकिन याया नहीं लौटी थी। इसी वजह से हर कोई ब्लेम करता था ली शुई को कि तुमने अपनी सिस्टर की सुरक्षा क्यों नहीं की और तुम क्यों वापस आ गई हो। तुम्हारी वजह से ही वो गुम हो गई है और उसे सारी जिंदगी पता नहीं कहाँ बितानी पड़े, वो जिंदा हो भी कि ना। लेकिन थोड़ा अरसा पहले ही उन्हें याया वापस मिल गई थी और उसके बाद से वो याया के सारे नाज नखरे उठाते थे, उसे केयर से रखते थे। लेकिन बेचारी ली शुई, उसे तो कोई घास भी नहीं डालता था। उसकी सारी की सारी जिंदगी एक गिल्ट के साथ गुजरी थी और घर में उसे बेटी से ज्यादा एक नौकरानी का दर्जा दिया जाता था। अब इतने में ही यान जाओ भी पहुंच जाता है ली शुई के पास हॉस्पिटल में। वहाँ पर डॉक्टर भी बताता है कि वाकई इसे एमनीसिया हो गया है, इसके सिर पर चोट लगी थी, ये होश में तो आ गई है, इसे कुछ बातें याद नहीं है। लेकिन कोई मायूसी की बात नहीं है, हो सकता है आहिस्ता आहिस्ता इसे सारी मेमोरीज वापस आ जाएं, इसीलिए आप लोग इसे अच्छे से प्यार से केयर से रखें। और ली शुई तो बिल्कुल एक बच्चे की तरह से थी, उसके लिए सारे रिश्ते बिल्कुल नए थे, लेकिन उसे हमेशा नेगेटिव वाइब्स आ रही थी अपनी फैमिली की तरफ से। और अगर उसे कोई बहुत स्वीट लगता था और जिसकी वो कमा में भी आवाज़ सुनती रहती थी तो वो यान जाओ ही था। पहली ही दफ़ा में उसकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो जाती है और जैसे उसे लगता है कि ये मेरा फियांसी है, मेरे से इतना प्यार करता है, तो उससे बोलने लगती है कि मैं अपनी फैमिली के साथ कंफर्टेबल नहीं, क्या तुम्हारा अगर कोई बड़ा घर है तो मैं क्या वहाँ शिफ्ट हो सकती हूँ। और यान जाओ वो तो काफ़ी खुश था। वो पहले रिलक्टेंट था, उसे लगता था कि मेरी लेग्स काम ना करने की वजह से मुझे व्हील चेयर पर देखकर ये लड़की मुझे रिजेक्ट ना कर दे। लेकिन ली शुई की इस तरह की सोच नहीं थी, वो उसे वाकई बहुत प्यार से देख रही थी। फाइनली यान जाओ उसे अपने घर में लेकर आ जाता है। उसका घर बहुत बड़ा था। वो उससे पूछती है कि मेरा सामान कहाँ है, मैं तुम्हारी फियांसी हूँ, शायद तुम्हारे साथ ही रहती हूँ। लेकिन यान जाओ उससे कहता है कि यहाँ पर तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तुम अपने पेरेंट्स के साथ रहा करती थी, मैं तुम्हारे लिए हर चीज मंगवा कर दे दूंगा। यहाँ पर एक दफा यान जाओ को शक होने लगता है। वो ली शुई को पकड़ता है और अपनी गोद में बिठा लेता है और उससे पूछता है कि कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रही, क्या वाकई तुम्हारी मेमोरीज चली गई है? पहले तो तुम मुझसे कभी भी ऐसा बिहेव नहीं करती थी, बहुत मीन रहती थी। ये सुनते ही वो उसे किस कर लेती है और कहती है कि तुम इतने नाइस हो, मेरी इतनी केयर करते हो, मैं तुम्हारे साथ क्यों मीन रही थी। अब मैं अच्छा बनने की कोशिश करूंगी, मेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत है। जैसे ही उसने उसे किस की थी तो यहीं से यान जाओ को लगने लगता है कि वाकई इसकी मेमोरीज तो चली गई हैं, वरना ये मुझे ऐसे कभी किस ना करती। अब थोड़ी देर बाद जब यान जाओ अपना काम कर रहा था तो वो देखता है ली शुई उसी की ही लंबी सी एक शर्ट पहनकर उसके सामने आकर बैठ जाती है और कहने लगती है कि मेरे पास अपने तो कोई कपड़े नहीं थे तो यही पहन लिया, और वैसे भी कपल्स के बीच तो ये चलता रहता है ना, बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। और फिर इसी के साथ ही उससे आकर पूछने लगती है कि हम लोग प्यार में कहाँ तक पहुंचे थे, हम दोनों का रिलेशनशिप कितना क्लोज था। मुझे तो कुछ याद नहीं, लेकिन जो भी तुम बताओगे मैं तुम पर भरोसा रखूंगी। और फिर उससे कहने लगती है कि मैं कमरे में सोने के लिए जा रही हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ बेडरूम शेयर करते हो। ये सुनते ही वो हैरान रह जाता है और कहता है नहीं, हम इतने क्लोज भी नहीं थे। अब उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग वो उसके लिए एक नाश्ता बना कर लाती है जिसमें मैंगो योगर्ट था। उसने अपने नोट्स में लिखा हुआ था कि उसकी फियांसी का फेवरेट है, लेकिन इससे पहले कि असिस्टेंट मना करता वो उसे वहां से भेज देता है और यान जाओ चुपचाप उसके हाथ का बना हुआ ये योगर्ट खा लेता है। लेकिन इनफैक्ट उसे मैंगोज से एलर्जी थी, लेकिन इतने प्यार से पहली दफा ली शुई उसके लिए कुछ लेकर आई थी, वो रिजेक्ट तो नहीं कर सकता था। जैसे ही ली शुई अपनी तसल्ली करके वहां से खुश खुश चली जाती है तो अपने असिस्टेंट से कहता है कि मेरी एलर्जी की मेडिसिन लेकर आओ, और हाँ कभी उसे बताना ना कि मुझे इस तरह की चीजों से एलर्जी है। थोड़ी देर बाद याओनिंग भी अपने अंकल के घर पर आता है, लेकिन जैसे ही वो वहां पर उसकी शर्ट पहने हुए ली शुई को देखता तो जेलस होकर रह जाता और कहता है ये क्या, तुम उसके कमरे में सोई थी, उसके कपड़े क्यों पहन कर फिर रही हो। बोलती है हम तो फियांसी हैं, ऐसी छोटी छोटी बातें तो चलती रहती हैं, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन लगता है कि याओनिंग को काफी फर्क पड़ा था, उसने खुद ही ली शुई को रिजेक्ट किया था, लेकिन अब किसी और का होता देखकर उसके मन में तन बदन में आग लग रही थी। अब वो तुरंत ही अपने अंकल के पास जाता है। यान जाओ से कहता है कि आप इसे घर ही ले आए, मुझे तो लगा था कि वहीं से ही आप इसे डांट डपट के भगा देंगे। वो कहने लगता है कि तुमने ही तो इसे बोला था कि मैं इसका फियांसी हूँ। ठीक है, तुम्हारे कहने पर मैंने अमल कर लिया, अपने भतीजे की ख्वाहिश पूरी कर दी। अब इसके साथ ही यानिंग कहने लगता है कि मैं वाकई याया को लाइक करता हूँ और मुझे लगता है कि जब तक मेरी और याया की शादी ना हो जाए अच्छा है ये लड़की उस घर से दूर ही रहे, वरना ये पुरानी बातों को अगर उगल देगी या इसे पुरानी मेमोरीज आ जाएंगी हमें देखने के बाद, तो ये ना हो कि हमारी शादी ही कैंसिल हो जाए। इसलिए बेहतर है आप इसको यहीं पर ही रखें। और अगर दुनिया ने मजबूरी में इकट्ठे हम दोनों की शादी करा भी थी तो मैं ली शुई को कभी खुश नहीं रख पाऊंगा। और ये बात थी जिसपे वाकई यान जोए भी यकीन रखता था।
उसे पूरा विश्वास था कि अगर ली शुई को कोई खुश रख सकता है तो वो मैं ही हूँ, और वो कभी भी यर्निंग नहीं हो सकता। अब इसके साथ ही हम एक फ्लैशबैक में लेकर जाते हैं। जब याया इस फैमिली में नई नई आई थी तो उसने आते ही हर किसी को अपनी मुट्ठी में काबू में कर लिया था। ली शुई के खिलाफ हर किसी को भड़काना शुरू कर दिया था, और तो और पहली ही मुलाकात में उसने यर्निंग पर भी डोरे डाल लिए थे और उसे अपना दीवाना करने की कोशिशें कर रही थी। और फाइनली उसने ली शुई का गिरा हुआ फियांसी भी खुद ही छीन लिया है। अब यर्निंग जैसे जैसे ली शुई को देख रहा था तो उसे मारी मन में जेलसी हो रही थी, लेकिन वो उगल भी नहीं सकता था। वो एक बात पर उससे आर्ग्यू करने लगता है। इतने में ऊपर से यान जाओ आ जाता है और उसे देखते ही ली शुई उसके पास बहुत प्यार से चली जाती है और कहती है कि देखो ना, तुम्हारा नेफ्यू मुझसे लड़ाई कर रहा है। यानी उनका इतना प्यार मोहब्बत और लाड प्यार देखकर और जलता है और कहने लगता है कि अगर जिंदगी में कभी तुम्हारी यादें वापस आ भी जाए ना तो फिर मेरे पीछे तुम हिलाती हुई ना आ जाना। और ये कहता हुआ वो वहां से चला जाता है। यानिंग को अब ऐसा लगता था कि याया से इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है। जब से ली शुई होश में आई थी उसे बार बार उसी के ही ख्याल आ रहे थे। उसे किसी और का बंदा देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। ये बात याया भी नोटिस कर दिया है। और एक दफा तो जब वो घर के बाहर से गुजरते हुए ली शुई को देखता है तो उसे वहम होने लगता है कि ये मेरे पास वापस आ गई है, इसे यादें आ गई होंगी, मुझे वापस से हासिल करने के लिए आई है। लेकिन इनफैक्ट ऐसा कुछ भी नहीं था। वो वहाँ पर अपने कपड़े लेने के लिए, अपनी पैकिंग करने के लिए आई थी। अब याया जैसे ही ये सुनती है तो तुरंत ही उसे अपना कार्ड निकाल कर देने लगती है, लेकिन ये सब उसकी चाल थी। इतने में उसकी मॉम पहुँचती है और आते ही ली शुई को 2 थप्पड़ लगा देती है। तुम अपनी छोटी सिस्टर से ब्लैकमेल करके पैसे मांग रही हो? और ली शुई, उसे तो पता ही नहीं था कि ये मेरी माँ है, वो भी जवाब में एक थप्पड़ लगा देती है। और उसके बाद पूछती है कि तुम हो कौन? और जैसे ही वो बताती है कि मैं तुम्हारी मामा हूँ, उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। बोलने लगती है कि क्या मुझे कहीं कचरे से उठाया था? मुझे नहीं लगता कि आप मेरी असली माँ हो। उसका मूड इतना खराब हो गया था इस लड़ाई के बाद कि ली हुई वहां से चुपचाप चली जाती है। लेकिन उसके जाने के बाद याया की ओवर एक्टिंग स्टार्ट हो गई थी। वो कहने लगती है कि इतनी मीन हो गई थी, कहने लगती है कि इतनी बदतमीज हो गई है, इसने आप पर हाथ उठाया, मुझे माफ करना माँ, ये सब मेरी वजह से हो रहा है, आप मुझसे ज्यादा प्यार करती है ना, इसी वजह से ये जेलस रहती थी। और वही जलन कहीं ना कहीं अब याददाश्त खोने के बाद भी इसके माइंड में है। अब ली शुई जैसे ही वापस पहुंचती है तो वो आज असिस्टेंट से पूछने लगती है कि मेरे फियांसी की लेग्स को क्या हुआ है, क्या ये स्टार्ट से ऐसा ही था व्हीलचेयर पर? लेकिन असिस्टेंट बताता है कि नहीं, ऐसा नहीं था। जब आपका एक्सीडेंट हुआ था तो आपको बचाते बचाते वहां पर कार के करीब एक ब्लास्ट हो गया था, और तब से ये बेचारे ऐसे ही व्हील चेयर पर हैं। इन्होंने आपकी सुरक्षा की थी, इसलिए आज इस हाल में है। ये सुनते ही ली शुई को पहले ही उससे प्यार तो था ही, और अब वो उसका एहसान भी मानने लगती है। उसे मन ही मन में गिल्टी फील हो रहा था, और यान जाओ से जो पहला प्यार था वो और भी गहरा होने लगता है। वो फैसला करती है कि वो उसकी रिहेबिलिटेशन में ज्यादा से ज्यादा हेल्प करेगी ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा होकर चल सके। सबसे पहले तो वो जाते ही उसे हक कर लेती है। उसकी आंखों में आंसू से वो उससे बोलती है कि तुम कितने अच्छे फियांसी हो, तुम मुझसे इतना प्यार करते थे और अब वो प्यार तुम्हें वापस लौटाने का टाइम आ चुका है। और यान जाओ, वो तो ये देख देख कर खुश हो रहा था। यही लड़की जो मुझसे नफरत किया करती थी, कभी भी उसके क्लोज आने की या उसकी केयर करने की कोशिश करता था तो वो उसे खुद से दूर कर देती थी, ये कहकर कि शर्म करो, मैं तुम्हारे नेफ्यू की फियांसी हूँ। ली शुई बेचारी का अक्सर ही मूड खराब रहता था क्योंकि उसकी फैमिली कहीं ना कहीं से मैसेज करके या कॉल करके उसे ताने मारती थी। और इसी बात पर एक दफा यान जाओ से समझाने के लिए आता है और बताता है कि तुम दोनों सिस्टर्स 4 और 5 साल की थी उस टाइम पर जब तुम लोग मिसिंग हो गए थे। तुम तो वापस लौट आई, लेकिन याया नहीं आई, और अब जब बड़ी होकर आई है तो उसने सारा ब्लेम तुम पर डाल दिया है। इसलिए तुम्हारी फैमिली उसके वापस आने के बाद तुमसे नफरत करने लगी है और तुम्हें पहले से भी ज्यादा बुली करते हैं। लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं हूं ना तुम्हारी केयर करने के लिए। ली शुई बहुत खुश थी। वो यही फैसला करती है कि वो मुझसे रिश्ता नहीं रखना चाहते तो ना रखे, मैंने अब अपनी आगे की सारी जिंदगी यान जाओ के साथ ही तो बितानी है। अब हिम्मत करके किसी तरह से ली शुई दोबारा से उस घर में अगले दिन जाती है और वो कहने लगते हैं कि देखा ना, निकाली गई ना उस घर से, 2 दिन के बाद तुम्हें कोई बर्दाश्त तक कर ही नहीं सकता, और अब आओ और घर के काम संभालो, चलो उठो, हम सबके लिए नाश्ता बनाओ। लेकिन वो कहने लगती है कि मैं क्या तुम लोगों को नौकरानी दिखाई देती हूँ? उसका भाई, उसके माँ बाप सब उससे बदतमीजी कर रहे थे और उसे ऐसे ट्रीट कर रहे थे जैसे वो बचपन से उनके लिए मनहूस है, और उसी की वजह से उसकी सिस्टर की जान जाने वाली थी और उसे सारी जिंदगी अपनी इतनी मुश्किलों में काटी है तो सिर्फ इसी की वजह से।
आज वो भी उन सारों को खरी खरी सुनाती है और कहती है कि तुम लोगों की सेवा करने के लिए नहीं, यहाँ से सिर्फ अपना सामान उठाने के लिए आई हूँ, वो लेते ही मैं चली जाऊंगी। और जैसे ही वो अंदर जाती है, या की नाटकबाजी फिर से स्टार्ट हो जाती है। वो कहती है कि मेरी वजह से आप लोग इसे क्यों बुरा भला कह रहे हैं। मुझे पता है ये मुझसे नफरत करती कि मैंने इसके हिस्से का प्यार आप लोगों से ले लिया है। आप लोग ऐसा करें, इसे मनाएं, मेरी खैर है। मैं जैसे तैसे अपनी जिंदगी काट लूंगी, मैं वापस चली जाती हूँ अगर ये मेरे आने से खुश नहीं है तो। और फिर सारे कहने लगते हैं कि इसकी इतनी जरूरत, वो दफा हो जहाँ जाना है। हमारी बेटी इतने सालों बाद वापस आई है, अब हमारे साथ ही रहेगी। अब लीशुई जैसे ही वहां पर अपना सूटकेस पैक कर रही थी तो उसे रियलाइज होता है कि उसका कमरा किसी सर्वेंट रूम से कम नहीं है। साथ ही साथ उसने वहां पर अपने बहुत सारे सर्टिफिकेट्स भी देखे थे। पढ़ाई में भी काफी अच्छी थी और बहुत टैलेंटेड भी थी। इसी से उसे अंदाजा होने लगता है सारे लोग मेरे बारे में झूठ ही बोल रहे थे कि मैं यूजलेस हूँ और नौकरानी बनने के काबिल। इतने में उसका भाई आता है और उससे लड़ाई करना स्टार्ट कर देता है। उसके सूटकेस को लात भी मारता है, जिसके बदले वो उसकी ठीक ठाक पिटाई लगाती है और कहती है कि माफी मुझसे नहीं, मेरे सूटकेस से भी मांगो साथ में। और उसका भाई तो बस हैरान होकर वापस चला गया था कि जब से इसकी मेमोरीज वापस आई हैं, इसका हाथ भी हथौड़ा बन चुका है। तो हर वक्त छुई मुई की तरह से डरती डरती रहती थी और अब इस वक्त मुझ पर हाथ उठाया है। इसमें इतनी सुपर पावर्स कहाँ से आ गई। इसकी बैग पर लगता है यान जाओ खड़ा है इसलिए। अब उसके बाद वो अपना सामान उठाती है और उस घर को अलविदा कहती हुई वहां से चली जाती है और बोलती है मेरा आप लोगों से रिश्ता नाता हमेशा के लिए खत्म। उसके फोन में एक फ्रेंड का नंबर था जिसे वो अक्सर कॉल किया करती थी और उसी फ्रेंड से वो मिलने के लिए जाती है। ये उसकी बेस्टी थी। उसे जैसे ही पता चलता है कि इसकी मेमोरीज इस वक्त वापस नहीं आई और ये सच्चाई की तलाश में है, उसे बहुत खुशी होती है कि इसने यान जाओ को अपना बना लिया है और याओनिंग को भूल गई है। वो सोचती है कि जैसे चल रहा है ऐसे चलने दूं। अगर याओनिंग के बारे में इसे बताया तो इस बेचारी को क्या होगा, इसको सदमा ही लगेगा, ये हार्ट ब्रोकन हो जाएगी। इसलिए बेटर है कि यान जाओ के साथ ही रहे क्योंकि वो ही इसके लिए एक बेस्ट कपल है। क्योंकि वो उसके स्टार्ट से ही बहुत केयर करता था और वो उसका साथी बने, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। इतने में वहां पर कुछ बॉयज आ जाते हैं जो कि याओनिंग के फ्रेंड्स थे। वो कहते हैं कि हमने इस बार की सारी बुकिंग कराई हुई है, तुम लोग निकलो यहाँ से। लेकिन ली शुई को तो गुस्सा आ रहा था कि ये लोग मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। वो पहले से बहुत दबंग हो गई थी, उनकी एक भी नहीं मानती। और यहाँ पर याओनिंग एक्टिंग करने लगता है कि ये यहाँ से क्यों जाएगी, इसे पता चल गया होगा ना कि मैं यहाँ पर आ रहा हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ। ये स्टार्ट से ही मुझे लाइक करती थी, मैंने इसकी बहन को चूज कर लिया इसीलिए हार्ट ब्रोकन है। लेकिन आगे से ली शुई का कहना था कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं अपने यान जाओ फियांसी के साथ बहुत खुश हूँ। अब इतने में वो बॉयज उसे बुली करने लगते हैं और यहाँ पर यान जाओ पहुंच जाता है और उसे देखते ही हर कोई साइड पर हो जाता है क्योंकि वो वहाँ का रियल बिजनेस टाइकून था। हर कोई उससे डरता था, कोई उससे पंगा नहीं लेना चाहता था। और याओनिंग भी हर टाइम पर शहर में जो बूस्ट करता फिरता था इसी वजह से था कि मैं यान जाओ का नेफ्यू हूँ। याओनिंग के फ्रेंड्स अंकल यान जाओ से कहने लगते हैं कि आप भी थोड़ी देर के लिए हमें ज्वाइन कर लें। वो तो उसे अपने सामने देख कर इसे ही अपनी गुड लक समझ रहे थे और वो भी थोड़ी देर उनके साथ बैठने के लिए मान जाता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ली शुई से पूछने के बाद कि क्या तुम्हारा मूड हो रहा है। वो बोलती है यस। अब याओनिंग सोचता है कि इस टाइम पर यान जाओ के साथ है तो क्यों ना उसे जलाने के लिए मैं भी यहाँ पर या को बुला लूं। उसने भी उसे वहां पर बुला लिया था। अब वो लोग वहां पर एक गेम खेलने लगते हैं। उस गेम में एक ऐसी शर्त रखी हुई थी कि जिसकी वजह से याओनिंग को या को किस करनी थी। उसे लग रहा था कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो देखना, ये देखकर ली शुई बहुत जलेगी और फिर चीखें मारती हुई मेरे पास आएगी। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ली शुई को कोई चीज बॉदर नहीं कर रही थी। और फिर नेक्स्ट टाइम जब ली शुई की बारी आई थी तो उसने भी अपने फियांसी को किस की थी, लेकिन उसे इस तरह से किस करता देखकर याओनिंग बहुत जेलस हुआ था। और ये वो पॉइंट था जब उसे कंफर्म हो गया था कि वो ली शुई को इस तरह से किसी और के साथ देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। याया भी यहाँ पर सबसे पावरफुल पर्सन यान जाओ से बार बार बात करने की, क्लोज होने की कोशिश कर रही थी कि इससे दोस्ती लगा लूं, लेकिन वो था कि उसे घास पे नहीं डाल रहा था। हर कोई हैरान था कि वही यान जाओ जो गर्ल्स को हमेशा एक आर्म्स डिस्टेंस पर रखता है, उसने ली शुई को अपना इतना क्लोज कैसे होने दिया है कि उसे पब्लिक में किस भी कर रहा है। ये देखकर हर कोई हैरान था। याओनिंग तो इतना जेलस होता है कि वहां से उठकर ही चला जाता है। घर पहुंचकर ली शुई जब शावर लेकर बाहर आती है तो यान जाओ से कहता है क्या मेरे पास, मैं तुम्हारे हेयर ड्राई कर देता हूँ। ये सुनते ही उसके मुंह से निकल जाता है तुम मेरी बिल्कुल ऐसे ही केयर करते हो जैसे डैड अपने बच्चों की करता है।
ये सुनते ही यन जो को एकदम बुरा फील होता है। वो शॉक्ड रह जाता है, उससे बोलता है कि हमारी एजेस में डिफरेंस है, शायद इस वजह से तुमने ये बोला है। लेकिन वाकई ली शुई के मन में कोई ऐसी बात नहीं थी, उसने बस ऐसे ही बोल दिया था। अब वो तो सो जाती है उसकी गोद में लेटे लेटे ही, और वो बहुत प्यार से उसके बालों को ब्लो ड्राई करता है। इतने में यर्निंग भी वहां पर पहुंच जाता है और कहता है कि ये सब क्या था, आपने मेरी फियांसी को किस क्यों करी। कहने लगता है तुम्हारी फियांसी तो याया है, एक टाइम पर दो फियांसी नहीं हो सकती, और तुमने ही तो बोला था कि मैं इसका फियांसी हूँ। मर्द की निशानी होती है कि वो अपने शब्दों से पीछे नहीं फिरता। अब उसने ऐसा जवाब दिया था कि यॉन इनका मुंह तो खुला का खुला रह जाता है। उससे कहने लगता है कि ठीक है, जो आप कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, मैंने ही स्टार्ट किया था, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि सारा कुछ ऐसा हो जाएगा। और फिर उससे एक वादा भी लेता है, कहता है किस हो गई ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आप इसे छुएंगे नहीं उस टाइम तक जब तक इसकी मेमोरीज वापस नहीं आ जाती। क्योंकि यॉनिंग को लगता था कि जब इसकी मेमोरीज वापस आ जाएं तो ये खुद ही लौट कर तड़पती हुई मेरे पास आएगी, क्योंकि इसने सारी जिंदगी मुझसे ही तो प्यार किया है। साथ ही साथ उसे यान ज़ाओ पर भी भरोसा था, क्योंकि ही वॉज अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स। हम नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि ली शुई ने अपने हाथों से यान ज़ाओ के लिए खाना भी प्रिपेयर किया हुआ था। वो काफी हैरान होता है कि आजकल ये मेरी कुछ ज्यादा ही केयर करने लगी है। तो रोज रोज उसकी प्रैक्टिस भी कराया करती थी, रिहेबिलिटेशन के लिए भी उसके साथ जाया करती थी, और अब तो उसे सहारा लेकर चलना भी स्टार्ट कर दिया था। वो अक्सर काम में बिजी रहता था तो अपनी एक्सरसाइजेस को स्किप कर दिया करता था, लेकिन अब वो उसका पूरा पूरा ख्याल रखती थी और टाइम पर उसे सारी एक्सरसाइजेस कराती थी। ये सारा कुछ देख देख असिस्टेंट भी बहुत खुश होता था, और यन जाओ को शक हो गया था। असिस्टेंट से पूछता है कि एकदम इतनी बदली बदली क्यों है, मेरी इतनी केयर क्यों करती है, क्या तुमने इससे कुछ कहा है। बोलता है बॉस कुछ भी नहीं, इसने मुझसे पूछा था, मैंने सच सच बता दिया कि आपकी टांगे उस वक्त से काम करना छोड़ गई थी जब आपने इसे बचाया था, और बस वो आपकी इतनी केयर कर रही है। लेकिन ये सुनते ही यान जाओ को एकदम अफसोस होने लगता है। वो सोचता है कि शायद मैं जिसे प्यार समझ रहा था, ये प्यार में मेरी केयर कर रही है, नहीं, ये तो गिल्टी में मेरी केयर कर रही थी, और ऐसी केयर मुझे नहीं चाहिए। वो जैसे इसके क्लोज आना चाहती थी, वो तुरंत ही बात को बदल देता था और वहां से निकल जाया करता था। इसी वजह से ली शुई को काफी बुरा लगता है, वो भी असिस्टेंट को पकड़ लेती है। वो बेचारा हर तरफ से जकड़ा चाहता था, उसे भी बताना पड़ता है कि बॉस को ऐसा लग रहा है कि आप गिल्टी की वजह से उसकी केयर कर रही हैं। ये सुनते ही वो सोचती है कि इसका तो दिमाग ठीक करना ही पड़ेगा। वो उससे बात नहीं कर रहा था तो उसके वॉशरूम के बाहर ही खड़ी हो जाती है। वो बोलता है मैं शावर ले रहा हूँ, चली जाओ यहाँ से। लेकिन बोलती है कि तुम्हें शावर लेते लेते बहुत देर हो जाती है, क्या मैं अंदर आकर तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। लेकिन वो कहता है मुझे तुम्हारी हमदर्दियाँ नहीं चाहिए, और इस बात के जवाब में उसे हर चीज क्लियर कर देती है और कहती है वाकई मुझे अफसोस है, तुम्हारी ये हालत मेरी वजह से हुई है, लेकिन ये हमदर्दी नहीं है सिर्फ, इसमें मेरा प्यार भी शामिल है, और ये प्यार भरी हमदर्दी है, और मैं तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हें दोबारा पहले जैसा करना चाहती हूँ। इस वजह से नहीं, मुझे तुम पर दया आ रही है, इस वजह से कि मैं तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर सारी जिंदगी चलना चाहती हूँ। अब उसने इतनी बड़ी बात की थी, तो ये सुनने के बाद वाकई यान ज़ौ का दिल पिघल ही जाता है। तो उससे कहता है मैं समझ गया तुम्हारी बात, लेकिन यहाँ से बाहर जाओ। पर वो कहाँ मानने वाली थी, वो भी बाहर ही खड़ी रहती है, और जैसे इसे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी वो तुरंत ही अंदर आ जाती है। वो बहुत चीखता है कि जाओ यहाँ से, हम दोनों इतने भी क्लोज नहीं हैं। लेकिन वो कहती है कि जब तक मुझे माफ नहीं कर दोगे तब तक नहीं जाऊंगी, और उसके बाद उसे धक्के मार कर अपने कमरे से निकाल देता है। ली शुई भी खुश थी कि चाहे जिस भी तरह से माना तो सही एटलीस्ट, अब उसके बाद वो अक्सर ही उससे क्लिंग ही रहती थी। ऑफिस में भी उसके साथ ही बैठा करती थी। वो अक्सर ओवर टाइम करता था, अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखता था, इसीलिए वो बैठकर उस पर पहरा दिया करती थी। आज जब वो उसके साथ ऑफिस में थी तो यहाँ पर उनका हल्का हल्का रोमांस और चिट चैट भी चल रही होती है। इतने में उन्हें पता चलता है कि ली या उससे मिलने के लिए आई है। वो तुरंत ही छुप जाती है। वो सुनना चाहती थी कि या मेरे फियांसे से बात क्या करना चाहती है। एक्चुअली उसे ऐसा लगता था कि यन इसे सच में लाइक नहीं करता, बल्कि योनिंग की कहने पर ही वो ये सारा ड्रामा कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसकी यादें वापस आने तक। तो वो जैसे ही उसके बारे में बात करना चाहती थी, यान तो कुछ भी नहीं सुनना चाहता था। तो वो बात बदल देती है और उससे कहती है कि आपकी हमारी फैमिलीज में बिजनेस टाइज काफी अरसे से हैं। इस वक्त मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस हासिल करना चाहती हूँ, और यहाँ पर मैनेजर की पोस्ट खाली है, तो क्यों ना आप मुझे ही रिक्रूट कर ले। वो बोलता है कि ठीक है, वो अपनी सीवी भेजो, और एक कंपनी का प्रोसेस है, उसके थ्रू तुम बेशक सिलेक्ट हो जाओ। वो कहती है ये तो आपने मेरी इंसल्ट कर दी। तो यान जो भी कहने लगता है क्या तुम बैक डोर से मेरी कंपनी में एंटर होना चाहती हो, शर्म करो तुम। अब उसने तो उसे खरी खरी सुनाई थी, जिसके बाद वो वहां टिकती नहीं है और चली जाती है। ली शुई कहने लगती है इस पोस्ट के लिए मैं अप्लाई करना चाहती हूँ, और मुझे पूरा भरोसा है
और मुझे पूरा भरोसा है अपनी एबिलिटीज पर कि मैं ये सारा कुछ क्लियर भी कर जाऊंगी। आगे से यन जाओ से कहता है कि अगर तुम मेरे क्लोज रहने के लिए ये कर रही हो तो मैं तुम्हें वैसे भी सारा दिन अपने साथ रख सकता हूँ। लेकिन वो कहती है नहीं, मैं लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ, खुद को मनवाना चाहती हूँ। फिर ऐसा ही होता है, पहले टेस्ट क्लियर करती है और फिर इंटरव्यू भी, और फाइनली उसी की ही पोस्टिंग वहां पर हो जाती है। उसने ये सारा कुछ उससे चोरी छुपे किया कि यान जाओ उसकी कोई हेल्प करने का सोचे भी ना। अब यॉनिंग के साथ यही एक जगह पर गई हुई थी। वहीं पर ही वो ली शुई को देखती है तो दोबारा से उसे लड़ाई करना शुरू कर देती है। लेकिन असल नजर तो उसकी ली शुई की प्रोजेक्ट फाइल पर थी और उसे समझ आ जाती है कि नेक्स्ट किस प्रोजेक्ट पर काम करने वाली है। और बस उससे मुकाबले के चक्कर में वो भी फैसला करती है कि मैं भी यही प्रोजेक्ट चूज करूंगी। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं। यान ज़ो को स्टार्ट से ही ली शुई से बहुत हमदर्दी थी और यही हमदर्दी प्यार में भी बदल गई थी। उसकी फैमिली उसे बहुत टॉर्चर करती थी, उसे कोई भी प्यार नहीं करता था, उसे हर टाइम पर ब्लेम किया जाता था, जिसकी वजह से उसे सर्वाइवर सिंड्रोम हो गया था। उसे ऐसा लगता था कि याया नहीं बच पाई, मैं बच गई हूँ, इसमें मेरी ही सारी गलती है, क्योंकि हर कोई उसे यही रियलाइज कराना चाहता था। यान ज़ो ही था जो उसकी केयर करता था और उसका ट्रीटमेंट भी कराना चाहता था। लेकिन वो तो याओनिंग से ही प्यार करती थी और उसके अलावा किसी को अपने क्लोज नहीं आने देती थी। बस इसीलिए खामोशी से बैक डोर से ही यान ज़ो को उसकी केयर करनी पड़ती थी। अब वो खुद को लकी फील कर रहा था कि चाहे एमनीजिया में ही सही, या एटलीस्ट मुझे सच में अपना फियांसी मांग रही है, या एटलीस्ट मुझे सच में अपना फियांसी मान रही है, मुझे इसकी केयर करने का मौका मिला है और मैं इसे खुश रख सकता हूँ। एक दफा दोबारा से उस पर वही साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। तो यहाँ पर वही डॉक्टर आता है जो पहले भी उसका ट्रीटमेंट किया करता था। वो बोलता है कि तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें बहुत टॉर्चर किया था, इसी वजह से तुमने बहुत सफर किया है, तुम्हारा ब्रेन अपनी बेस्ट कंडीशन में नहीं था, इसी वजह से तो तुम उस एक्सीडेंट को सह नहीं पाई थी और 2 साल कोमा में लेटी रही थी। ये सुनने के बाद तो ली शुई को अपनी फैमिली से और भी नफरत होने लगती है और उसे यान जोए से पहले से भी ज्यादा प्यार हो रहा था। उससे बोलने लगती है कि मेरा दिल मान चुका है कि मेरी अगर कोई सिंगल फैमिली है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो। अब नेक्स्ट डे ऑफिस में एक मीटिंग हो रही थी जिसमें याओनिंग भी आया हुआ था और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट के लिए काम हो रहा था। उससे रिलेटेड कुछ डिफिकल्टीज खड़ी हुई थी और इनको सॉल्व करने के लिए एक टीम बनाई जाती है और उसका हेड यान जाओ ने ली शुई को बना लिया था। ये बहुत ही मुश्किल टास्क, याओनिंग को तो लगता था कि ये पूरा करने में ये फेल हो जाएगी और उसके बाद फायर कर दी जाएगी, चलो अच्छी बात है। और इसके साथ ही उसने एक नए एम्प्लॉय को उसका असिस्टेंट भी बना दिया था। ये सुनते ही याओनिंग को पूरा भरोसा हो जाता है कि यान जाओ इसे लाइक नहीं करता, वरना इसका असिस्टेंट किसी फीमेल को बनाता, मेल को नहीं। लेकिन इनफैक्ट बात यह है, यान जोए को अपनी ली शुई पर पूरा पूरा भरोसा था और वो कभी भी उस पर शक नहीं करता था और काम को लेकर वो हमेशा से बहुत प्रोफेशनल था। अब याओनिंग एक दफा ली शुई से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे बहुत रूडली बिहेव करती है। तो वो दोबारा से उसे वही बात कहता है कि जब तुम्हारी मेमोरीज वापस आ जाएंगी ना, तुम बहुत पछताओगी कि तुम मुझसे किस तरह से बदतमीजी कर रही थी। और वो भी उसे करारा सा जवाब देती है कि पछताएगी मेरी जूती। उसे पता था कि याया इसे बहुत तंग करती है, इसे जेलस होती है, तो वो तुरंत ही इस प्रोजेक्ट के बारे में याया को बता देता है। उसकी फैमिली भी फैसला करती है कि हम ली फैमिली के बिजनेस की तरफ से यही प्रोजेक्ट पर याया को सुपरवाइजर बना देते हैं। और देखना, अगर तो ली शुई ये काम कर सकती है तो याया तो उससे कई गुना बेहतर कर सकती है, क्योंकि उससे ज्यादा कैपेबल है। अब ली शुई जैसे ही उस एरिया में पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर उसे फार्मर्स के साथ डील करना होगा, जो कि इस टाइम पर बहुत गुस्से में थे क्योंकि उनकी प्रोडक्ट्स सेल नहीं हो रही थी। उनकी प्रोडक्ट्स अपीयरेंस में काफी डिफरेंट थी लेकिन टेस्ट करने में बहुत जबरदस्त थी। यहाँ पर ली शुई ने अपना सारा प्लान रेडी किया हुआ था। वो वहाँ पर अपनी कंपनी की बनाई हुई लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू उनकी प्रोडक्ट्स को सेल करने की कोशिश करती है और उसने हर तरह से कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर लिया था। उनको सारे फार्म्स का विजिट कराती है, वहाँ की सिचुएशंस दिखाती है और उसे बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा था। और जैसे उसकी ये लाइव स्ट्रीम वायरल जाती है उसे बहुत सारे ऑर्डर्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पर एक दफा लाइव स्ट्रीम करते करते वो बेचारी गिर भी गई थी और इस वजह से उसके व्यूज और भी ज्यादा आ गए थे। लेकिन इन सब चीजों का प्रोफेशनल लाइफ से बहुत गहरा लिंक होता है। ये ऊंच तो आती रहती है लेकिन याया इन चीजों को कहाँ समझती थी। वो और ली फैमिली उसकी ये वीडियो देखकर काफी हंसते हैं और उसका मजाक बनाते हैं। लेकिन याया तो उससे जेलस थी। वो फैसला करती है कि देखना, इसके सारे किए किराए पर मैं किस तरह से पानी फेरती हूँ।
नेक्स्ट डे ली शुई को पता चलता है कि याया ने भी अपनी लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर दी है। वो भी उसे कंपटीशन दे रही है। और तो और उसने अपनी लाइव स्ट्रीम में वही चिकने चुपड़े स्टाइल में हमदर्दी हासिल करने की कोशिश की है। जैसे ही वो ली फैमिली को बेवकूफ बनाती थी, वैसे ही अपनी ऑडियंस को भी बना रही थी। उसने ली शुई के बारे में गलत गलत बातें की थी और इस स्टाइल में की थी कि लोग उसको इनोसेंट समझे। पर ली शुई भी अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसके अंदर पुरानी मेमोरीज नहीं थी, जिसकी वजह से वो किसी से दबती नहीं थी। वो भी आती है लाइव स्ट्रीम में और उसकी हर बात का करारा जवाब देती है। सबको बताती है कि जो नेगेटिव बातें मेरे बारे में कर रही है, एक्चुअली मैंने अपनी फैमिली को इसलिए छोड़ा है क्योंकि वो लोग ऐसा डिजर्व करते थे। मैं 2 साल कोमा में रही, मुझे कोई देखने नहीं आया सिवाय मेरे फियांसी के। और वही वो फियांसी है जिसके साथ रहने का ये मुझ पर इल्जाम लगा रही है। ये सारा कुछ सुनने के बाद याया को काफी नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलता है। वो अपनी लाइव स्ट्रीम छोड़कर भाग जाती है और उसकी फैमिली तो याया की लाइव स्ट्रीम देख रही थी। उन्हें लगता है कि ये बंद हो गई है, तो वो तुरंत ही ली शुई को कॉल करते हैं और उससे काफी लड़ते हैं। वो उससे बहुत रूडली और बदतमीजी से बात कर रहे थे। ये सारा कुछ लाइव स्ट्रीम पर चल जाता है। और बस उसके बाद ली शुई को हर कोई विक्टिम मान रहा था और उसकी फैन फॉलोइंग काफी बढ़ जाती है। उसने अपना टारगेट अचीव कर लिया था। इस बात को लेकर वो काफी खुश थी। यहीं पर उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने और उसकी छोटी सी चोट की खबर लेने के लिए उसका फियांसी भी पहुंचा हुआ था। जबकि उधर याया वो याओनिंग के सामने रोती धोती है और कहती है कि देखो उसने मुझे हरा दिया, मेरे बारे में कितनी बुरी बुरी बातें की। मैं तो बहुत मासूम हूँ, देखो वो कितनी चालाक है। और याओनिंग दोबारा से उसकी बातों में आ जाता है और वो बैक डोर से उन फार्मर्स को कुछ पैसे देता है, जिसके बाद वो ली शुई से धोखा कर देते हैं और याया की साइड पर हो जाते हैं। ये बात ली शुई को तब पता चलती है कि जब वो यानजोए के साथ कार में बैठी हुई थी। यानजोए उससे पूछता है कि क्या तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत है? अगर याओनिंग ने पैसा लगाया है तो मैं भी तुम पर लगा सकता हूँ। लेकिन ली शुई कहती है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना, मैं अपनी कैपेबिलिटी से सारा कुछ सॉल्व करूंगी। जाकर फार्मर्स से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स याहिया को दे दी थी क्योंकि याओनिंग ने वहाँ के लोगों पर काफी पैसा लगाया था और उन्हें ठीक ठाक किकबैक मिल रहा था। लेकिन उन्हें समझाती है कि जिस जगह पर ये डिलीवरीज कर रही है वहां तक पहुंचते पहुंचते आपका फल खराब हो जाएगा। आप वक्ती तौर पर थोड़े से पैसे को देख रहे हैं, आपके प्रोडक्ट्स को नेगेटिव रिव्यूज मिलेंगे और उसके बाद आपकी सेल्स कभी भी ऊपर नहीं चढ़ सकेंगी। वो लोग उसकी बात नहीं सुनते। यहाँ पर ली शुई की जान पर बनी हुई थी क्योंकि उसके ऑर्डर्स कैंसिल हो गए थे, लेकिन उसने भी एक दूसरा रास्ता निकाल लिया था। उनके ओपोनेंट थोड़ा आगे जाकर एक और विलेज था और वो उसके पास जाती है और उनसे बातें वो उनके पास जाती है और उनसे बात करती है। उनकी प्रोडक्ट भी उसी क्वालिटी की थी। वो लोग फाइनली उससे कोऑपरेट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। वो उनकी प्रोडक्ट्स को एक ब्रांड बनाकर अपने प्लेटफॉर्म से लॉन्च करती है और उसे फिर से पॉजिटिव रिव्यू ही मिलता है। लेकिन याया तो अपनी तरफ से बहुत खुश थी कि मैंने ली शुई को हरा दिया, उसे मुश्किल में डाल दिया है। वो यानजो के करीब आने की कोशिश करती है, वो उसे झटका देकर पीछे कर देता है। लेकिन उसके बाद जब ली शुई आती है तो उसे गले लगा लेता है। ये देखकर वो बहुत जेलस होती है क्योंकि आखिर जो भी हो वो इस शहर का सबसे पावरफुल मैन था। इतने में ऊपर से याओनिंग भी आ जाता है। उनको दोबारा से इकट्ठे देखकर जेलस हो रहा था और जैसे ही वो सुनता है कि यहाँ पर वो यानजो के साथ कमरा शेयर कर रही है, उससे बर्दाश्त नहीं हो पाता। उससे कहता है कैसे कर सकती हो तुम, ये तुम मेरी फियांसी हो। ये सुनते ही याया को गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है तुम्हारी फियांसी मैं हूँ, तुम क्या कह रहे हो? लेकिन याओनिंग का कहना था कि बस अब बहुत हो गया, मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं ली शुई से प्यार करता हूँ और बस इसी से ही शादी करूंगा। याया हैरान थी कि मैं क्या थी, फिर मेरे साथ क्यों समय बिता रहे थे तुम? पर उसे याया की कोई फिक्र नहीं थी। वो यानजाओ से कहता कि मेरी फियांसी है, तुम तो जानते हो ना, प्लीज अंकल मुझे इसे वापस कर दो। लेकिन यानजाओ का कहना था कि तुमने ही तो बोला था सारी दुनिया गवाह है कि मैं इसका फियांसी हूँ और एक मर्द अपने अल्फाज से पीछे नहीं हटता, तुम क्यों पीछे हट रहे हो? अब बस याया उसके पीछे पड़ जाती है और इतने में ली हुई अपने फियांसी को लेती हुई वहां से चली जाती है। अब ली हुई वहां पर कुछ लेटर्स को देख रही थी जो कि यान जाओ ने से लिखे हुए थे। वो पढ़ती है और काफी खुश होती है। वहां पर उसे एक ब्रेसलेट भी नजर आता है। कहती है कि तुम मेरी कितनी केयर करते थे, कितनी सूदिंग बातें करते थे और मैं तुम्हारे साथ रूड हुआ करती थी। मुझे विश्वास भी नहीं होता कि मैं ऐसी भी हो सकती हूँ। लेकिन अगर अब कभी मेरी मेमोरीज वापस भी आ जाए फिर भी मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। यान जाओ से कहता है कि अगर मैं यादें वापस आ जाएं और तुम्हें पता चले जिस ढंग से तुम दुनिया को देख रही हो ये वैसी नहीं है, तो कहती है तो भी मैं तुमसे ही प्यार करूंगी क्योंकि इस वक्त जो मैं देख रही हूँ वो रियल है और उसमें सबसे ज्यादा मेरी केयर तुम ही करते हो। वेल
अभी वो लोग उस एरिया से वापस नहीं गए थे कि यहाँ पर फार्मर्स पहुंच जाते हैं याया के पीछे और उससे लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वही हुआ था जो ली शुई ने प्रिडिक्ट किया था। याया की कराई हुई डील की वजह से उन फार्मर्स को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। अब वो लोग उससे बदला लेने के लिए आए थे। उन्होंने वहां पर केओस मचा रखा था। वो कहते थे कि काश हम ली शुई से ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेते, वो तुमसे कई दर्जे बेहतर थी। और बस वो लोग वहां से भागम भागी में लगे हुए थे कि कोई अटैक ना कर दे। यहाँ पर याया खुद को बचाती और यॉनिंग को अपनी जगह मार खिलवा देती है। यॉनिंग कहता है तुमने मुझे अपनी शील्ड बना लिया, तुम कितनी मीन हो। वो कहती है लड़के ऐसे ही तो होते हैं, लड़की की प्रोटेक्ट कर। बोलती है कि रियल मैन लड़की को प्रोटेक्ट करता है, जबकि हमें दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ली शुई इस टाइम पर प्रोटेक्ट कर रही थी अपने मैन को, उससे बहुत प्यार करती थी। ये सब देखने के बाद याओनिंग को तो बहुत जेलसी होने लगती है कि उसने किसको खोया और किसको अपने पास पा लिया। ली शुई वाकई एक हीरा थी जिसे उसने खो दिया था, और इसी टाइम पर उसे बचाते बचाते यान जो भी एक दफा अपने कदमों पर खड़ा हो ही जाता है। उसकी काफी दिनों की मेहनत रंग ले आई थी। यहाँ पर वो ली शुई को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी उसे एक चोट लग जाती है और जैसे ही लगती है वो बेहोश हो जाती है। अब वो हॉस्पिटल में पहुंची हुई थी और जब वो आंखें खोलती है तो उसे होश आ चुका था और साथ ही साथ उसकी यादें भी वापस आ गई थी। दूसरी तरफ हमें याया को दिखाते हैं। उसकी फैमिली उसके पास बैठी हुई थी और कह रही थी कि ये सारा कुछ उसी ली शुई की वजह से हुआ है, उसी ने ही तो तुम्हें मुसीबत में फंसाया है। तुम्हारे बारे में लाइव स्ट्रीम में कैसी नेगेटिव नेगेटिव बातें की थी, इसीलिए तो लोगों ने तुम पर अटैक कर दिया है। और बस इतने में ली शुई भी वहां पहुंच जाती है। उसके डैड और उसकी फैमिली उसे ब्लेम कर रहे थे कि तुम्हारी वजह से हमारे हाथ से प्रोजेक्ट निकल गया है, चाहे अब हम बैंकरप्ट हो जाएं। वो बोलती है हो तो हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, और वैसे भी अब मेरी यादें वापस आ चुकी हैं और अब मैं वही दबी हुई इंसान नहीं रही। मुझे यान जाओ मिल चुका है और मुझे पता चला है कि कोई है जो मुझे चेरिश करता है, और तुम लोग मुझे आज भी वैसे ही डिस्गस्टिंग लग रहे हो जैसे पहले लगा करते थे। इतने में बाजू वाले बेड से यॉर्निंग भी उठकर बैठ जाता है और कहता है कि ली शुई को कोई ब्लेम ना करे, ये तो अपना काम अच्छे से कर रही थी। ये सारा नाटक सारा ड्रामा याया का किया हुआ था जो तुम लोगों के गले पड़ गया, और उसी की वजह से अब आप लोग बैंकरप्ट हो रहे हो। या फिर से मासूम बनने की एक्टिंग करती है तो यॉर्निंग कहने लगता है कि काश मैं तुम्हें मिला ही ना होता, तुम कितनी घटिया हो, मैंने सोना छोड़कर पीतल को चूज कर लिया, कितना स्टूपिड था। ये कहते ही वो बेचारा नीचे गिर पड़ता है और पता चलता है कि उसको भी नर्व डैमेज हो गया था, जिसकी वजह से अब वो अपने पैरों पर चल नहीं सकेगा। इतने में डॉक्टर उस कमरे में आता है और कहता है याया का ब्लड ग्रुप बहुत ही रेयर है, यहाँ पर नहीं है, आप लोग अरेंज करें। ये सुनते ही वो हैरान रह जाते हैं कि हमारी याया का तो वही ब्लड ग्रुप था जो हमारी पूरी फैमिली का था, ओ ग्रुप। और बस यहीं से ही याया पकड़ी जाती है और ली शुई भी बताती है कि यही बात मैं भी आप लोगों को बताने के लिए आई थी कि ये मेरी प्यारी सिस्टर याया नहीं है, वो शायद अब इस दुनिया में है ही नहीं। ये तो उसी किडनैपर की बेटी है जो इस वक्त हमारे बीच भेस बदल कर आई हुई है उस लाइफ को एंजॉय करने के लिए जो कि एक्चुअली याया की थी। यही वजह है कि इसका ब्लड ग्रुप भी हमसे मैच नहीं होता, और उसने पुलिस से सारी इन्वेस्टिगेशन कराई हुई थी। यही बात अपनी एंगेजमेंट वाले दिन भी वो डिस्क्लोज करना चाहती थी कि याया ने उसका एक्सीडेंट करा दिया था। आज भी वो पुलिस को लाइन पर लेती है और वो लोग भी ये सारी बात क्लियर कर देते हैं और ये भी बताते हैं कि वो लोग अब बहुत जल्द याया को अरेस्ट करने के लिए आ रहे हैं। उसके पेरेंट्स को उन्होंने पहले ही पकड़ लिया है। अब ये सुनते ही ली फैमिली के तो पैरों तले से जमीन ही निकल गई थी। जिसे वो अपनी प्यारी याया समझ रहे थे वो याया नहीं बल्कि उसकी कातिल थी। लेकिन फिर भी याया की अकड़ काम नहीं हुई थी। यॉनिंग जब उसे बुरा भला कहने की कोशिश करता तो वो उससे कहने लगती है कि तुम क्या बोल रहे हो, मुझे मेरी टांगे तो देखो, चलने के तो काबिल नहीं रहे हो। वैसे भी यानजो, तुम्हारा अंकल जिसे तुम जेलस होते थे वो तो अपने पैरों पर खड़ा हो गया है, अब उसकी व्हीलचेयर तुम्हारे ही काम आएगी, तुम्हें नई नई खरीदनी पड़ेगी। वेल ली फैमिली वो तो अब ली शुई से माफी मांगना चाहते थे, लेकिन वो कहती है कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा कोई इरादा नहीं है तुम लोगों को माफ करने का। मेरे लिए तुम लोग उसी दिन मर चुके थे जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था, और यही समझो कि मैं इस दुनिया में नहीं जैसे या नहीं है। अब उसके बाद वो एकदम खुद को फ्री फील कर रही थी। यहाँ पे यान जाओ भी उसे देखता है, लेकिन उसे देखकर छुप जाता है, उसके सामने नहीं आता। वो डर रहा था कि इसे सारा कुछ याद आ गया है, अब ये मुझसे नफरत करेगी, मुझसे सवाल करेगी कि मैंने इसका फियांसे होने का नाटक किया, इसका फायदा तो नहीं उठाया, लेकिन इतने दिनों इसका प्यार तो एंजॉय करता रहा ना। अब वो उसे बार बार अवॉइड कर रहा था, और इसी वजह से वो उसके असिस्टेंट को पकड़ लेती है और उससे कहती है कि तुम मुझे झूठ बोल रहे हो, 4-5 दिन से आ रही हूँ, मुझे यांजाओ से मिलने क्यों नहीं दे रहे, और उसे धक्का मार के खुद ही कमरे में चली जाती है।
उसे जाकर कहती है कि तुमने मुझे झूठ क्यों बोला। कहता है वो ये सुनते ही काफी डर गया था, लेकिन वो बोलने लगती है कि ये झूठ क्यों बोला, ये झूठ क्यों बोला अपने असिस्टेंट के थ्रू कि डॉक्टर ने तुम्हें विजिटर्स से मिलने से मना किया है, मैं विजिटर हूँ क्या। बोलता है कि मैं बहुत डर गया था, तुम्हारी मेमोरीज वापस आ गई हैं, तुम मुझसे नफरत करने लगोगी जैसे पहले करती थी। वो उससे माफी मांगती है और कहती है कि मुझे सारा कुछ समझ आ गई है, बेशक मेरी मेमोरीज वापस आ गई हैं, लेकिन बहुत से ऐसे राज भी खुल गए हैं जो मुझे पहले पता नहीं थे। मैं आज भी तुमसे प्यार करती हूँ और बचपन में भी तुमसे ही करती थी। एक्चुअली उसे समझाने की, उसकी केयर करने की कोशिश करता था, उसे साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से निकालने की कोशिश करता था, और उसकी फैमिली उसे दिया करती थी और बस उसे उसी फ्रेंड से प्यार था। फिर एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, अपने अंकल के पास पड़ा हुआ वही ब्रेसलेट जो कि ली शुई ने अपने उसी फ्रेंड को गिफ्ट में दिया था, यानी अपने साथ उठा कर ले आया था। इसकी वजह से ली शुई को ऐसा लगा था कि यही उसका लव है, उसका फ्रेंड है, इसलिए वो सारी जिंदगी उसे इतना प्यार करती आई थी। वो बोलती है कि मुझे पता चल गया कि वो कोई और नहीं बल्कि तुम ही थे, वो लेटर्स मैंने तुम्हारे पास देख लिए थे। इतने सालों गलत फहमी में मैं जो प्यार करती आई थी वो एक्चुअली तुम डिजर्व करते हो, मेरा पहला और आखिरी प्यार तुम ही हो। और इसके साथ ही वो याओनिंग को हमेशा के लिए अपनी लाइफ से आउट कर देती है और कहती है कि अगर मैं तुम्हारे लिए भावनाएं रखती थी तो इस वजह से थी कि वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मैं हमेशा से यान जाओ से प्यार करती थी और अब उसी से ही शादी करूंगी। और इसके साथ ही इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।